साल 1971 में ईस्ट पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद बांग्लादेश बना। आज़ादी के बाद बांग्लादेश दुनिया के गरीब मुल्कों में से एक था। कारोबार ना होने के बराबर थे, फूड शॉर्टेज थी, बच्चे मेल न्यूट्रिशन का शिकार थे और पॉवर्टी रेट 80% तक जा पहुंचा था। लेकिन 1971 के बाद से आज 2023 में पाकिस्तान जिससे इसने आज़ादी हासिल की थी, इसे भी पीछे छोड़ चुका है। 2022 में बांग्लादेश की जीडीपी 460 बिलियन डॉलर थी, जबकि पाकिस्तान अपनी तारीख में कभी 380 बिलियन डॉलर की फिगर को क्रॉस नहीं कर पाया। इनफैक्ट जीडीपी पर कैपिटा की बात की जाए तो इसने इंडिया को भी पीछे छोड़ दिया है। साल 2007 में इंडिया की पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश से डबल थी, जबकि 2020 में इसने इंडिया को भी पीछे छोड़ा और साल 2022 में करीब $500 आगे है इंडिया की पर कैपिटा इनकम से। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने कम समय में बांग्लादेश 80% पॉवर्टी रेट को कम करके 18% तक कैसे लेकर आया, कैसे आज ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज में से एक है। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। Bangladesh is second only to China in producing clothing for the world. Which the US once called a basket with a hole is now being seen as a success story which is better off than Pakistan. Rashida is one of the 8 million women who borrows from Grameen Bank. एक अंडर डेवलप्ड कंट्री को ग्रो करने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इसके पास कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनके इस्तेमाल से ये अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर सकता है। इसके बाद इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए क्लाइंट्स ढूंढे, इन क्लाइंट से कैश फ्लो जनरेट करे और आखिर में इन पैसों से नए रिसोर्सेज बनाने के लिए अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करे। जैसे कतार भी आज़ादी के बाद एक गरीब मुल्क था। ऑयल डिस्कवरी के बाद ये ऑयल यूरोपियन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करके इनसे आने वाले पैसों को मुख्तलिफ मुल्कों में इन्वेस्ट किया, मल्टीपल बिजनेसेस किए और आज ये दुनिया के अमीर मुल्कों में से एक है। बांग्लादेश के केस में ये रिसोर्सेज थे इनकी चीप लेबर, लेकिन साल 2000 तक ये इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर सके क्योंकि उस वक्त चाइना की लेबर इनसे भी सस्ती थी। लेकिन साल 2002 के बाद से चाइना की लेबर कॉस्ट बढ़ने लगी, जिसके बाद से बांग्लादेश अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल में लाया, जिससे बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स बढ़ने लगी। टोटल एक्सपोर्ट्स का 77% सिर्फ रेडीमेड गारमेंट्स अकाउंट कर रहा था। साल 2012 में आरएमजी सेक्टर 10 सालों में 55% ग्रोथ के साथ बांग्लादेश का फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर बन गया और लास्ट ईयर साल 2022 में $42 बिलियन के साथ टोटल जीडीपी का 9% सिर्फ आरएमजी यानी रेडीमेड गारमेंट्स एक्सपोर्ट से बनाया बांग्लादेश ने। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक बांग्लादेश आज दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट गारमेंट्स एक्सपोर्टर बन चुका है। वॉलमार्ट, H&M और ज़ारा जैसे कई इंटरनेशनल ब्रांड्स चीप लेबर की वजह से यहाँ से आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। इसके अलावा मशहूर मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म मैकेंसी एंड कंपनी का कहना है कि 80% अमेरिकन और यूरोपियन क्लोथिंग कंपनीज जो चाइना से आउटसोर्स कर रही थी वो अब बांग्लादेश पर स्विच करने जा रही हैं, मेकिंग इट द नेक्स्ट चाइना। अब बात करते हैं बांग्लादेश की ग्रोथ के पीछे दूसरी वजह, फॉरेन रेमिटेंसेस। मिड 1970s में मिडिल ईस्ट में ऑयल बूम देखने को मिला और क्योंकि उस वक्त बांग्लादेश में पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट अपने पीक पर थी और लोगों के पास कमाने का कोई और जरिया नहीं था, इसलिए मिलियंस ऑफ बांग्लादेशी काम के लिए मिडिल ईस्ट कंट्रीज जाते हैं। इनफैक्ट आज भी करीब 4 मिलियन बांग्लादेशी बाहर से पैसे कमाकर अपनी फैमिलीज को भेजते हैं। यहाँ ये समझना जरूरी है कि इन पैसों से तो ये अपनी फैमिलीज को फीड करते हैं, इससे मुल्क की इकोनॉमी कैसे ग्रो कर सकती है। इसके पीछे एक सिंपल रीजन है, ओवरसीज एम्प्लॉयज अपनी फैमिलीज को ये पैसे भेजते हैं फॉरेन करेंसी में, जिसे हम फॉरेन रेमिटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल कलीम एक बांग्लादेशी नेशनल है, इनकी वाइफ है आलिया और 2 बच्चे हैं जो बांग्लादेश में रहते हैं, जिनके लिए सऊदीया में ये एक ऑयल रिफाइनरी के अंदर काम कर रहे हैं। ये कंपनी 1500 रियाल पर मंथ पे करती है इन्हें, जो कि लगभग 42,000 बांग्लादेशी टका बनते हैं। अपने पूरे महीने के खर्चे निकालने के बाद कलीम 700 रियाल यानी करीब 20,000 टका बांग्लादेश में अपनी फैमिली को भेजते हैं। इन पैसों से आलिया फूड, मेडिसिन, बिल्स और दोनों बच्चों की स्कूल फी पे करती है। इस पूरे प्रोसेस पर गौर करें तो कलीम के भेजे गए इन 700 रियाल ने ना सिर्फ इनकी फैमिली को सपोर्ट किया, बल्कि इन पैसों की कंजम्पशन से यूटिलिटी स्टोर, फार्मेसी, स्कूल और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की भी काफी हेल्प हुई। इसी तरह कलीम जैसे लाखों बांग्लादेशी हर महीने अपनी फैमिली को रेमिटेंसेस भेजते हैं और इवेंचुअली बाहर से आए ये पैसे पूरे मुल्क में सर्कुलेट करते हैं, जिससे ज्यादा टैक्सेस इकट्ठे होते हैं और इकोनॉमी को ग्रो करने में भी मदद मिलती है। साल 2022 में करीब $21 बिलियन सिर्फ रेमिटेंसेस की शक्ल में मुल्क में आए और यही वजह है कि बांग्लादेश आज दुनिया में 7th हाईएस्ट रेमिटेंस रेसिपिएंट है। लेकिन ऐसा नहीं था कि सिर्फ बाहर से आने वाले पैसों से ही इकोनॉमी को सपोर्ट मिलने लगी, बल्कि मुल्क के अंदर ही एक ऐसा इनिशिएटिव लिया गया जिसकी मदद से पॉवर्टी में काफी हद तक कमी देखने को मिली। इस इनिशिएटिव को नाम दिया जाता है ग्रामीण मॉडल का और ये तीसरा रीजन है बांग्लादेश की इस ग्रोथ के पीछे। इस मॉडल को समझने से पहले आपको एक पॉइंट बताता चलूं। नॉर्मली बाकी मुल्कों के बैंक्स की तरह बांग्लादेश के कन्वेंशनल बैंक्स की भी लोन से रिलेटेड कुछ पॉलिसीज थी, जैसे एप्लीकेंट की प्रीवियस लोन हिस्ट्री होनी चाहिए या मॉर्टगेज के लिए कोई एसेट
एसेट होना चाहिए जिसकी बेस पर लोन दिया जाए। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि बांग्लादेश के 80% लोग पॉवर्टी का शिकार थे, खाने तक के पैसे नहीं थे इनके पास, तो इस सिचुएशन में लोन हिस्ट्री या एसेट का होना एक नामुमकिन सी बात थी, जिसकी वजह से लोग गरीब से गरीब तर होते जा रहे थे। लेकिन इसी बीच साल 1983 में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने ग्रामीण माइक्रो फाइनेंस बैंक बनाया, जिसके बाद से बांग्लादेश में पॉवर्टी रेट्स में काफी कमी देखने को मिली। ग्रामीण बैंक की इस कामयाबी के पीछे एक मेजर रीजन थी, कोई स्ट्रिक्ट पॉलिसीज नहीं थी इस बैंक की। लोन लेने के लिए ना कोई प्रीवियस हिस्ट्री चाहिए थी और ना ही कोई एसेट, बगैर किसी रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट के ये लोन लिया जा सकता था। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि बैंक के पास अगर किसी किस्म की कोई गारंटी ही नहीं है तो इसे क्या श्योरिटी थी कि लोन इसे वापस मिलेगा। और यही ग्रामीण बैंक का स्मार्ट मूव था। ये बैंक सिर्फ वहाँ की औरतों को लोन दिया करता था जो इसे स्मॉल स्केल बिजनेस रन करके अपना घर चलाती और वक्त पर इंस्टॉलमेंट पे करती थी। इसके अलावा ये लोन सिर्फ एक औरत को नहीं दिया जाता था, बल्कि कलेक्टिवली 5 नेबरिंग औरतों के एक ग्रुप को मिलता था कि अगर फ्यूचर में कोई एक औरत लोन पे नहीं कर सके तो बाकी ग्रुप के मेंबर्स इसे पे करें ताकि रिस्क फैक्टर को कम से कम किया जाए। ग्रामीण बैंक आज बांग्लादेश में करीब 45 मिलियन लोगों को अपनी सर्विसेज दे रहा है। साल 2006 में मोहम्मद यूनुस को ग्रामीण मॉडल पर नोबेल प्राइज दिया गया और बांग्लादेश के बाद आज करीब 100 मुख्तलिफ मुल्कों में ग्रामीण मॉडल के इस्तेमाल से पॉवर्टी खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पर बाकी डेवलपिंग कंट्रीज को भी चाहिए कि वो बांग्लादेश की तरह ग्रामीण मॉडल पर काम करें और अपनी लेबर को ठीक से यूटिलाइज करें ताकि इकोनॉमी ग्रो करे और पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जा सके। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।